नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में एक तरफ बीजेपी की सरकार अब कामों में जुटी है। मुख्यमंत्री राइजिंग राजस्थान जो कि दिसंबर में होने जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग विभागों को देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को चिंता है कि राजस्थान में तख्ता पलट होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पर्ची की सरकार, मुख्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अक्सर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को पर्ची की सरकार कहते हैं। विपक्ष के नेता जो प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उन्हें क्या वाकई में एक सरकार को लगातार इस तरह के संबोधन करने चाहिए? एक तो ये भी सवाल है अपने आप में, जिसका जवाब इस प्रदेश की जनता को देना चाहिए और समय समय पर इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन राजेंद्र राठौड़, जिनकी सबसे ज्यादा खिलाफत विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने की, आज गोविंद सिंह डोटासरा को राजेंद्र राठौड़ से बड़ी हमदर्दी हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। और इतनी चिंता हो रही है कि वो उनके मान सम्मान के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म से, सार्वजनिक मंच से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री के तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। तो कौन है ये लोग जो मुख्यमंत्री के तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं? क्यों राजेंद्र राठौड़ की इतनी चिंता हो रही है कांग्रेस पार्टी को? ये तमाम सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। इनके मायने क्या हैं? क्यों गोविंद सिंह डोटासरा जनता के मुद्दों की बजाय सत्तारूढ़ दल की राजनीति में, इंटरनल पॉलिटिक्स में इतनी दिलचस्पी रख रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ भीमराज जाखड़ जी, बीजेपी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बीजेपी ने प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया इस मुद्दे पर। बीजेपी को जो मुद्दा अच्छा लगता है उस पर प्रवक्ता भेजते हैं, उनको लगता है ये मुद्दा अच्छा नहीं है तो प्रवक्ता नहीं भेजते। जबकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है बीजेपी के लिए कि अगर उनके लिए कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वो पब्लिक में आकर बताएं कि इस बात का मतलब क्या है। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार और राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। भीमराज जाखड़ जी, इतनी चिंता डोटासरा जी को राजेंद्र राठौड़ की, पहली बात। और दूसरी बात, भजन लाल जी की सरकार के तख्ता पलट की तैयारी कौन कर रहा है? कहां से, कौन से सूत्रों से जानकारी मिली आपको? देखिए मैडम, पहली बात है राजेंद्र राठौड़ जी की। राजेंद्र राठौड़ जी का तो क्या है कि राजेंद्र राठौड़ जी जब लंबी लंबी विधानसभा के जब चुनाव थे, लंबी लंबी फेंका करते थे, सरकार पे अलग अलग आरोप लगाया करते थे और पेपर लीक के मुद्दे उठाया करते थे, तब हमने कहा था कि राजेंद्र राठौड़ जी की अब दी एंड होने वाला है और इनकी राजनीति का करियर का समापन ही समझा जाए एक तरह से। क्योंकि इन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर देख लिया, फिर लोकसभा चुनाव में देखा, राजेंद्र राठौड़ जी का वहां से सुपड़ा साफ हो गया। अब रही बात राजेंद्र राठौड़ के करियर की, तो बीजेपी के अंदर आज राजेंद्र राठौड़ एक हाशिए पर चले गए हैं। दो नेता थे, एक तो सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़, दोनों को हाशिए पे पहुंचा दिया। कल बैठक में जो बैठक थी बीजेपी कार्यालय, उसके अंदर जो प्रभारी आए थे, उनके सामने भी इनकी कोई मान मनोहर या कोई इज्जत उनको या बैठक में कोई महत्व देना, वो उनके साथ नहीं हुआ। फिर राज्यसभा में उनको भेजने की बातें चली थी, वो भी उनका नहीं हुआ। राजेंद्र राठौड़ की राजनीति हाशिए पे चली, इसलिए उनको कहा गया। और पहले वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। राजेंद्र राठौड़ को राज्यसभा में भेजने की बातें कहाँ चली थी? कहाँ से आपके पास आई? मैडम, पूरे मीडिया समाचार पत्रों में आया है, सब जगह राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों में से एक का राज्यसभा में भेजने की बातें थी। कैसी नहीं थी, सब चर्चा में थी। किसी ने अधिकृत बयान दिया था इस विषय पर? अधिकृत बयान नहीं, चर्चा थी मैडम। अधिकृत बयान चर्चा बोला, मैंने बयान नहीं बोला, मैंने चर्चा बोला है। ठीक है, अब राजेंद्र राठौड़ अब हाशिए पर चले गए तो उस बात का जिक्र करना भी जरूरी है। और राजेंद्र राठौड़ मंगरी लाल के सिंह सपने देखा करते हो तुम। भीमराज जी, आपने कहा बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे राजेंद्र राठौड़ जी, बहुत लंबे हाँकते थे, लंबे भाषण देते थे। आपने कहा बिल्कुल दिए थे। राजेंद्र राठौड़ जी वो का तो सूखा साफ हो गया। भीमराज जी, एक चीज और जोड़ देता हूँ, वो तो गोविंद सिंह डोटासरा की चक्की का आटा भी चेक करने के लिए तैयार है। लक्ष्मणगढ़ में गए थे 2 बार, दोनों बार उनको जवाब भी मिला। तब हमने कहा था, तब कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा था राठौड़ साहब पहले अपने गिरेबान में झांकिए और किए हुए कारनामों पे झांकिए, तब पता चलेगा। क्योंकि वो भूल गए थे कि दारियां तो राठौड़ साहब के कारनामे ऐसे हैं इसलिए आप उन पर नमक छिड़क रहे हैं या आप उनकी चिंता कर रहे हैं? हमें ये बताना चाहते हैं कि राठौड़ साहब को, कि राठौड़ साहब आप जो डिंगे आके करते थे राजनीति के अंदर, जो आपने बड़े बड़े हसीन सपने देखे थे, मुख्यमंत्री के सपने देख रहे, वो सब धूमिल हो गए। तो आप ज्यादा गलतफहमी नहीं पाले हो गए।
और चुनाव से पहले कहा था डोटासरा जी ने कि राजेंद्र राठौड़ शुरू से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां से चुनाव नहीं लड़े और चुनाव जहां भी लड़ेंगे वहां हारेंगे। इन्होंने 2-3 जगह चुनाव, विद्याधर नगर भी ट्राई की, राजसमंद भी, लोकसभा की भी तैयारी की, कहीं इनकी दाल नहीं गली। एंड ऑफ द डे राजनीति आज के दिन उनकी आसिफ है और वहां इन्होंने जो जहर घोला जातिवाद का चूरू के अंदर, एक सेकेंड, वो जहर भी लोगों को समझ में आ गया कि राजेंद्र राठौड़ किस तरह की राजनीति करते हैं। जी, राजीव जैन जी, भीमराव जाखड़ जी को सुनने के बाद कुछ ज्यादा बचा नहीं है चर्चा करने के लिए कि राजेंद्र राठौड़ जी के मान सम्मान की चिंता नहीं है। राजेंद्र राठौड़ जी के जले पर नमक छिड़का है गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, है? और वो बोल ये रहे हैं कि बीजेपी वालों को वरिष्ठ नेताओं की परवाह ही नहीं है। तो एक चीज से दो निशान कर रहे हैं राजीव जैन जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी। देखिए, ये राजनीतिक दल है, जाखड़ जी अपनी पार्टी के हिसाब से बात कर रहे हैं। किसी राजनीतिक दल में किसी एक नेता की कभी मतलब उतार चढ़ाव चलता रहता है राजनीति में। राजेंद्र राठौड़ आज हाशिए पर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वो चुनाव हार गए, वो पीछे हैं, लोकतंत्र में सब चलता रहता है। लेकिन जहां तक तख्ता पलट वाली बात है, तो राजनीतिक में जब भी कोई राजनीतिक सरकार बनती है और हर राजनीतिक दल में दो गुट होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अशोक गहलोत और पायलट गुट थे, तो वहां भी तख्ता पलट वाली चीजें हुई थी। तो इस दौरान भाजपा में होती है तो कोई वो मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं है। जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं तो उसी दिन से ये चीजें चल रही हैं चर्चा में कि सर मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे, क्या रहेंगे। ये आप और मीडिया में भी सब जगह ही है। लेकिन ये एक बात निश्चित है कि जो अभी तक का जितना कार्यकाल इस भजनलाल सरकार का हुआ, वो परफॉर्मेंस वाइज जीरो माना जा सकता है। उनकी परफॉर्मेंस मतलब किसी तरीके की नहीं जो जनता ने अपेक्षा की थी। जो सत्ता बदली थी, अब ये ठीक है कि एक नए नेता को मौका दिया गया, उनको साबित करना था। लेकिन 8-9 महीने होने को आ रहे हैं, अब 1 साल भी हो जाएगा, तो जो एक मूलभूत समस्याएं होती हैं जनता की, तो वो चीजें नहीं हुई। तो उसी को लेकर भाजपा का एक खेमा जो पहले से ही अपनी दावेदारी जता रहा था, वो अब वो जैसे तख्ता पलट वाली बात विपक्ष के लोग कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, तो उस रूप में कह रहे हैं। तो ये निश्चित बात भी है कि भाजपा में अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। क्योंकि भजनलाल जी का जो अभी तक का कार्यकाल है, उसको किसी भी रूप में पार्टी के अंदर भी सफल नहीं माना जा रहा। पार्टी का एक खेमा ये साबित भी करना चाह रहा होगा, यदि वो सफलता भी चाहते होंगे तो वो उनको असफल करना चाह रहा होगा। ये राजनीति में चीजें चलती हैं। अब ये तो भजनलाल जी की खुद की काबिलियत होनी चाहिए कि वो इन चीजों से कैसे निपटे, कि अपने काम से या तो साबित करें। यदि वो अब आने वाले समय में 3-4 महीने में, अब ऐसा लगता नहीं जैसे गर्मी के मौसम में बिजली पानी की क्या समस्या और राजस्थान में हुई, सरकार ने कुछ नहीं। अब ये पानी इतना बढ़ता, जिस तरीके की व्यवस्था है, मतलब वो सब चीजें एक अलग हैं। जो कामकाज के लिहाज से भी देखा जाए मीना जी, तो सरकार का कामकाज का अभी, वैसे भाजपा के लोग तो कह सकते हैं कि समय कम हुआ, कांग्रेस की गड़बड़ियां थी हमें सुधारने में, लेकिन अब कोई एक्सक्यूज माना नहीं जाएगा सरकार का। अब इतना समय हो गया, इतना काम करते हुए टाइम हो गया, आपका मौका मिला है तो आपको पहले दिन से ही साबित करना था। लेकिन तो राजीव जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर 8 महीने के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार की परफॉर्मेंस 0 है, तो श्याम सुंदर शर्मा जी, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस समय मजबूत विपक्ष है। विपक्ष जनता की परेशानियों को उठाकर जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखे, इसकी बजाय विपक्ष मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं पर हमले करे, उनके घावों पर नमक छिड़के। क्या वाकई में राजनीति का ये अध्याय सही है, उचित है? देखिए मीना जी, अब भीमराज भाटी जी भी शेखावटी से आते हैं, राजेंद्र राठौड़ भी शेखावटी से आते हो और आप भी शेखावटी से आते हो। बाटी नहीं जाखड़। सुनो तो सही, आप भीमराज जी आप नहीं आते हो तो मना कर दो। आप नहीं आते हो क्या? आप उस क्षेत्र से आते हो या कहीं और कहीं से आते हो? सर मैंने ये कहा है, मैं भीमराज जाखड़ हूँ, बाटी नहीं हूँ, मैंने ये कहा है। मैं तो कह रहा हूँ शेखावटी के नेता कहलाते हो, नहीं कहलाओगे? बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो? तो राजेंद्र राठौड़ शेखावटी का नेता है ना। गोविंद सिंह डोटासरा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं शेखावटी का, क्योंकि प्रदेश में तो उनकी जो वक़्त होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अभी दिल्ली दौरा करके आए, उनको कान में क्या कुछ कहा है वो तो वो जाने।
आप ही बता नहीं सकते हो क्या कुछ हो सकता है आने वाले समय में। तो निश्चित तौर पर देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा खुद की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या राजेंद्र राठौड़ का छींटाकशी, विधानसभा में छींटाकशी राजेंद्र राठौड़ गोविंद सिंह डोटासरा पे करते थे कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो, कौन आरएएस बन गए और बन गए, बहुत सारी छींटाकशी हुआ करती थी। और फिर निश्चित रूप से उस वक्त जिस तरह से चुनाव तारानगर से हारने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से वो छींटाकशी करने में पीछे क्यों रहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि प्रभारी जी पूछ रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ जी क्यों चले गए सदस्यता अभियान छोड़ करके, मुझे रिपोर्ट दो प्रदेश अध्यक्ष जी। आप देखिएगा कि अगर प्रभारी अगर किसी बैठक में आम पब्लिक की तरह कार्यकर्ताओं के सामने अगर इस तरह कह रहा हो कि भाई इसमें 24 मंत्री आने थे, कितने मंत्री आए, कितने विधायक आने थे, 64 ही आए, 115 में से 64 ही आए, 24 में से 15 ही आए, और उसके बाद जिला अध्यक्ष भी कम आए। तो अब आप प्रभारी जी किस तरह के हो कि आप पहली बार प्रभारी आए हो और आम लोगों के सामने कह रहे हो कि मेरी मीटिंग में इतने लोग क्यों नहीं आए, मैं प्रदेश अध्यक्ष से मांगूंगा, और मुख्यमंत्री पर छींटाकशी कर रहे हो कि मुख्यमंत्री के कारण सरकार नहीं बनी है, ये आम कार्यकर्ता हो। तो भाई मुख्यमंत्री तो खुद ही कह चुके कि मैं भी आम कार्यकर्ता था, मैं आज मुख्यमंत्री बनाऊं तो आम कार्यकर्ताओं के कारण बनाऊं। तो देखिए परिस्थितियां किस तरह से बदलाव लेती है। वो दीक्षित रिक्शा में घूमने वाले व्यक्ति है राधा मोहन अग्रवाल, वो देखिएगा उन्होंने क्या योगी जी के लिए विधायकी छोड़ी थी, 5 बार के विधायक, उसके बाद उनको समकक्ष बनाने, योगी जी के समकक्ष बनाने के लिए अमित शाह ने राज्यसभा में भेज रखा है आजकल राज्यसभा के सदस्य, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आजकल राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं नए। तो निश्चित रूप से राज्यसभा के सदस्य आए, और पहली बार आने के बाद उन्होंने जो देखा कि मेरी पार्टी में मेरी इतनी कमजोर है कि मैं आ रहा हूं तो मुख्यमंत्री मुझे एयरपोर्ट पे लेने नहीं गए। एयरपोर्ट पे लेने नहीं गए तो क्योंकि प्रभारी में ताकत होती है तो मुख्यमंत्री पीछे पीछे घूमता है। ये निधि का विधान है कि आप अगर पावरफुल हो और आप कुछ करने की स्थिति में हो, केंद्र आपको इतनी छूट दे रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो फिर आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आपने देखा अशोक गहलोत, प्रभा राव जो हुआ करती थी पहले प्रभारी, किस तरह से पीछे पीछे जाया करते थे, और बाद वाले प्रभारियों के साथ तो कोई देते नहीं थे, भाई लेके आ जाना उनको। तो ये जो स्थितियां बनी तौर पर हमारे राजस्थान में भी देखिएगा प्रभारी बहुत रहे। चंद्रशेखर जी जब संगठन महामंत्री बन के आए थे तो वसुंधरा जी ने अशोक परनामी को जिम्मेदारी दी थी, भाई इनको लाओ करो और खुश रखो, वो उस तरह से रहे। प्रभारी की हैसियत अगर ठीक नहीं है और वो भाजपा की सदस्यता अभियान में यदि वो इस तरह की बातें कह रहा है तो फिर मुझे को तो बड़ा चिंता का विषय है कि पार्टी में क्या अंदर से कुछ इसका मतलब पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। आपकी बात से ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपने कहा कि भाई राजेंद्र राठौड़ जिस तरह सदन के भीतर जब सत्ता में विपक्ष में थे तब वो गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री के रूप में और उनके बच्चों के आरएएस बनने की जो स्टोरी थी उसमें कैसे छींटाकशी करते थे, तो आज उनका दिन है कि अब वो वापस सुनेंगे भी। गोविंद सिंह डोटासरा सुना रहे हैं उन्हें। मीना जी एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि अशोक गहलोत ने उनको, वो मैंने आंसू देखे जेल के बाहर जब अंदर जाना चाहते थे, बीजेपी के कार्यालय में आए थे, रो रहे थे। वसुंधरा जी ने कहा चिंता मत करो, अरुण जेटली के माध्यम से मैं मिटाने का काम करूंगी। मैंने वो जमाना भी देखा। जाकर साहब बहुत सारी स्थितियां अलग अलग होती है। मैंने गोविंद सिंह डोटासरा को बहुत छोटी स्थिति का भी देखा और पार्टी को मजबूत करते हुए भी अब देख रहा हूं, तो अच्छी बात है। देखिए पार्टी में जब नेतृत्व तो आपको मिलता है तो आप काम करने का मौका मिलता है तो काम कीजिए। श्यामचंद्र शर्मा जी एक बात है, राजीव जी कह रहे थे मुख्यमंत्री फेल हो गए 8 महीने में, वो अपने क्षेत्र में कल ही गए। सुनो तो सही, मैंने तो कुछ वो देखिए कल ही अपने क्षेत्र में गए थे सांगानेर में, उन्होंने क्या क्या किया वो दिखाया और मैं कुछ करना चाहता हूँ। देखिए हर मुख्यमंत्री चाहता है कि अपने क्षेत्र को आदर्श बनाए। भरतपुर को भी वो निश्चित रूप से भरपूर मुट्ठी देते हैं, हमारे को भी कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से राकेश जी मान के चलिए वो अपने क्षेत्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक बात है। और मुख्यमंत्री में ताकत होती है, देखिएगा कि उसके पास कहीं भी कहीं सा बजट ला करके दिया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री को अभी तो फेल मत करो, क्योंकि अभी तो बने और देखिए केंद्र के सहारे कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाते। कई निर्णय तो जो निर्णायक रूप भूमिका में करने चाहिए। अभी देखिए कि राज्यसभा के सदस्य के निर्णय के बारे में किसी को पता ही नहीं था कौन आ रहा है, कोई बताने की स्थिति में नहीं था। जब भी तो जाकर साहब कह रहे हैं कि सतीश पूनिया का नाम चल रहा था
और आपके यहाँ कौन का नाम चल रहा था राज्यसभा में, किसकी सीट थी? लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, आज के दौर में नाम चलाने का कम से कम बीजेपी में अब प्रचलन बंद हो गया है। नाम चलाने का क्योंकि कोई सूत्र किसी तरह का रहा ही नहीं, अब तो सारे सूत्र कमजोर हो गए हैं। राजीव जैन जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात से उन्हें बड़ी आपत्ति थी। जी राजीव जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि भजन लाल जी फेल हो गए। मैंने ये कहा कि उनकी सरकार का कामकाज अभी कहीं जमीनी स्तर पे कहीं असर नहीं दिखा रहा, जबकि उनको मौका मिला तो उन्हीं की पार्टी के लोग उसी चीज को मुद्दा बना रहे हैं। ये मतलब गोविंद सिंह डोटासरा तो विपक्ष के हैं, वो कहेंगे, उनका धर्म है, वो उनको कहना भी चाहिए, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर भी एक पूरा बड़ा खेमा और मजबूत खेमा ये साबित करने में लग रहा है, या ये चीजें कर रहा है कि उनको सफल नहीं होने दे। आप इसको दोनों तरफ से ले सकते हैं, लेकिन भजन लाल जी अभी भी समय आला कमान का उनके ऊपर हाथ है, तो उनको अब मौका है कि अपना काम दिखाना चाहिए जमीनी स्तर पे, क्योंकि पिछले 7-8 महीने में जितनी भी चीजें हो रही हैं कहीं एक असरदार नहीं हो रही। जैसे ब्यूरोक्रेसी का बदलाव की बात है, 8 महीने हो गए, कभी चुनाव का बना, कभी विधानसभा का बना, लेकिन ये सब चीजें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में भी चली, वहां भी विधानसभा का सत्र था, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे थे तुरंत हटाया। उत्तर प्रदेश में भी यही, लेकिन राजस्थान में के भिन्न परिस्थिति, या अधिकारी, जो मेरी जानकारी में है कि अधिकारी ही चला रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी मुख्यमंत्री जी को ये कह देते होंगे अभी नहीं, अभी विधानसभा चल रही है, अभी फलानी चीज है, अभी राइजिंग राजस्थान है, ये सब चीजें चलती रहेगी, लेकिन आपका कार्यकर्ता तो निराश हो रहा है, मंत्री निराश हो रहे हैं। वो जो चीजें बदलाव चाह रहे थे वो कहीं ऐसा कोई दौर आपको याद है राजीव जी? विधानसभा कवर करते हुए आपको मेरे ख्याल से 3 दशक से ज्यादा हो गए होंगे, और इसमें आप भैरव सिंह जी से या उससे भी पहले मुख्यमंत्रियों को आप देख रहे हैं। ऐसा कोई दौर रहा है जब मुख्यमंत्री हो भैरव सिंह जी को अगर छोड़ दें, बल्कि उनका तख्ता पलट की भी तैयारी हुई थी। हकीकत तो ये है कि वो इलाज कराने गए थे और उनकी कुर्सी बदलने के प्रयास हुए थे। तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री रहा है जिसके मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बदला जाएगा, ये बात, ये चर्चा नहीं होती हो? देखिए, ये हमेशा चर्चा होती है मुख्यमंत्रियों को लेके। अब अपन तो पिछला कार्यकाल ही अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार का देख लें, वहां मतलब क्या किस तरीके से सरकार चली थी। हर 2 साल बाद जैसे सचिन पायलट वाले गुट की एक बगावत सी भी हुई थी, सब चीजें वो तो पब्लिक डोमेन में है, वो तो उसमें कहीं दुराव छुपा भी नहीं, सबको मालूम है, भीमराज जी भी जानते, सारे लोग जानते हैं किस तरीके की बगावत हुई या क्या हुआ, फिर उसके बाद की परिस्थितियां क्या रही। और उससे पहले वसुंधरा जी का जो शासन था उसमें भी आधे पीरियड के बाद मतलब कहीं ना कहीं पार्टी का एक खेमा उनको बदलना चाह रहा था। कभी तो चुनाव के समय एक नारा जो लगा था कि मोदी से बैर नहीं, जो भी था, उसके बाद अब वापिस ये पिछले 10-15 सालों में जो भी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ असंतोष जिसको कह सकते हैं, बगावत एक अलग चीज है, बगावत तो खुलेआम होती है जैसे पिछले कांग्रेस शासन में हुई, लेकिन असंतोष जो है, तो असंतोष के स्वर जो कह रहा हूं मैं अब उभरने लग गए हैं भाजपा में भी। ऐसा नहीं है कि नहीं उभर रहे, कुछ लोग अब कहने लग गए। जैसे विधानसभा में ही आपने देखा होगा एक वरिष्ठ विधायकों ने काफी शिकायतें की उनके काम नहीं होने की, या उनकी बात नहीं माने, मंत्री किस रूप में जवाब दे रहे थे, या मंत्रियों ने किस तरीके के वादे कर दिए। अब वो समाचार पत्रों में, मीडिया में भी आने लग गया है कि जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे अब सब हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ एक भाजपा के लोग पेपर लीक में जो एसआई वाला मामला था, एसआई भर्ती परीक्षा का, उसको लेके अपने वाहवाही लूटते हैं। लेकिन मीना जी, मेरा कहने का मतलब है मूलभूत समस्याएं जो होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5-6 सब्जेक्ट है। इन पे यदि काम नहीं हुआ तो जनता निराश होगी, उसके लिए तो ये जरूरी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का फोकस कहीं दिख नहीं रहा। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, पानी, बिजली की चुनौती जो है, ये सरकार को जो काम करना है ये एक तरफ है, और तख्ता पलट एकदम अलग है। तख्ता पलट करने वाले वाकई में राकेश वशिष्ठ जी इन मुद्दों की वजह से कभी मुख्यमंत्री के खिलाफ हुए, आपको याद आता है? मुद्दे तो नहीं, राजनीतिक रूप से तो हमेशा इस तरह की सुगबगाहट रही है, चाहे वसुंधरा जी हो,
ये बात अलग है कि उनका तख्ता पलट करने की कोशिश या असंतोष के कारण वो सफल नहीं हो पाए हों किन्हीं कारणों बस, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत हो। गुटबाजी हमेशा रही है। आपके हरदेव जी जोशी थे। हरदेव जी जोशी के समय में आपके नटवर सिंह जी उनके विरोधी थे जो राजनीति करते थे। एक समय में आपके जो भरतपुर की जैसी राजनीति है वो राज बहादुर और जगन्नाथ नाथ पढ़िया एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे। भैरव सिंह जी के समय में आप देखें तो ललित किशोर चतुर्वेदी उनकी अदावत करते थे, और वो एक बार जो कोशिश की थी वो अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका गए, पीछे से पलटने का सारा काम किया आपके भंवरलाल जी थे चूरू वाले से, वो सफल नहीं हो पाए। हाँ, सरदार साहब से। तो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं ना मीना जी, शशि दत्ता ने मिलकर के खेल खेला था, तो इस वो तरह निर्दलीय की जीत के आई थी, विधि राज्य मंत्री थी जब वो हमारी विधानसभा से जीती थी। हाँ, हर चूक इस तरह के उसमें कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। अब मैं डोटसारा जी की बात पर आता हूँ। डोटसारा जी ने, ये बात तो अच्छी बात है, भीमराज जी मैं इनकी अच्छे अपना नहीं, वो आप ब्रज भाषा वाली बोल रहे हो, ये शेखावटी वाली बात है। ठीक है, सारी भाषाओं का सम्मान है। अब तो मैं अपना ब्रज भाषा बोलूंगा साहब, मैं शेखावटी में कैसे आ जाऊंगा। तो डोटसारा कह रहे हैं नमक छिड़कते, बात सही है। डोटसारा जी को अब क्या बोलूं, डोटसारा जी बोलूंगा, डोटसारा जी आप तो गोविंद जी बोल दो, ब्रज के हो तो गोविंद नाम ज्यादा सही रहेगा। चल कोई बात नहीं, गोविंद जी बोल दूंगा। अब गोविंद जी इतने सक्रिय जब नहीं थे जब अशोक गहलोत ने आपके सचिन पायलट की अदावत की थी। जब तक इनका केंद्रीय हाईकमान भी सक्रिय नहीं था इस तरह की छींटाकछी करने के लिए, मामले को दबाने के लिए। अब ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्या होता है क्या नहीं होता। राधा मोहन प्रसाद अग्रवाल जिनके बारे में लेकर के सारी चर्चा हुई, उनकी कार्यशैली थोड़ी अलग है, गोरखपुर के हैं और योगी आदित्यनाथ के सबसे विश्वस्त नेताओं में से एक है जो हुआ। कभी हुआ करते थे, अब नहीं है। अब भी है। मैं आपको बताऊं, वो होंगे गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की इजाजत के बिना राजनीति में कोई पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए तो राज्यसभा भेजा उनको, इसीलिए राज्यसभा भेजा उनको। वो तो ऐसी बात, खुद चुनाव लड़े थे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से। इस समय इनकी सीट से एमएलए इन्होंने सीट छोड़ी थी ना। इन्होंने सीट छोड़ी थी और राजनीति में लाने वाले भी योगी आदित्यनाथ ही थे इनको। वो उस समय लाए थे जब उन्होंने नहीं वो सीनियर थे। ये नहीं ये राधा मोहन अग्रवाल सीनियर है, ये योगी जी जूनियर है। नहीं इनको राजनीति में योगी जी लाए थे। श्याम जी राजनीति में योगी जी लाए थे, राजनीति में। योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में ये 2002 में एमएलए बने। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंटी योगी जो ग्रुप है आजकल, राधा मोहन जी उसमें है। होगा लेकिन चलती योगीनाथ की है और अभी चल रही है। जिस तरीके से वहाँ विरोधी गुट को शांत किया गया है, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि परसों आरएसएस के सर कार्यवाह उनके यहाँ पहुंचे, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया और वहां जाकर सारी बातें हुई। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, प्राइम मिनिस्टर चाहे मोदी कितने भी बड़े हों, अगर उनसे प्रमुख से मिलने जाएंगे, आरएसएस के प्रमुख से, तो उनके कार्यालय पर जाएंगे। लेकिन ये दूसरी बार ऐसा मौका आया कि आरएसएस का कोई बड़ा वरिष्ठ पदाधिकारी योगी आदित्यनाथ के रेजिडेंस पर गया, वहां सारी बातें की। सारी बात तो अलग है, वो कर रहे होते हैं सारी बातें। अब उनका काम करने का अलग तरीका है, वो बोले। और इस समय राष्ट्रीय महामंत्री भी है वो पार्टी के। राष्ट्रीय महामंत्री की बड़ी पोस्ट होती है, उनको उनकी काबिलियत के अनुरूप ही वो स्थान दिया गया। कहाँ वो एक अपने राज्य के एक एमएलए योगी आदित्यनाथ की
राजनीति इसमें चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उनका कोई नाम भी नहीं जानता था, लेकिन आज इस स्थिति में पहुंचे तो उस आदमी में काबिलियत है। पहले लक्षद्वीप का प्रभारी बनाया, फिर कर्नाटक में सह प्रभारी बनाया, तो बीच में केरला का भी सह प्रभारी, कर्नाटक का प्रभारी बनाया। तो एक उनका जो बोलने का अंदाज है ना, गोरखपुरी अंदाज, पुरबिया जिसे बोलते हैं, वो एक अलग तरह का होता है। जैसे हम लोगों को ब्रज भाषा में आप लोगों को आत्मसात करने में बड़ा दिक्कत आई थी शुरू में। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को आप तरह तरह की बातें करते थे, ऐसा उनका बोलने का एक अंदाज है। और हर आदमी के 15 साल से जयपुर में रह रहे हैं राकेश जी। अरे मान गया साहब, जयपुर में रह रहे हैं आप ब्रजवासी तो पुराने थे। आजकल वो 15 साल से जयपुर में रह रहे हैं, इसलिए कल्चर पूरा परिवर्तित हो गया। भरतपुर के बिना कुछ नहीं है, भरतपुर में तो उनका और आज तो देखो वो खास से आम बन गए हैं। आज उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल पे अपने काफिले को क्यों रोका मुझे नहीं पता, आज वो रुके और फिर गणेश जी के दर्शन करके आए और फिर एक चैनल के कार्यक्रम में भी गए। आज फिर वापस से पुराना कल्चर छोड़ दिया, वीआईपी कल्चर छोड़ा। अब क्यों छोड़ा मुझे नहीं पता है, प्रभारी जी को बता रहे होंगे कि मैं तो तुम रिक्शे में चलते हो तो मैं अपनी कार को रोक सकता हूँ ट्रैफिक। आज ट्रैफिक सिग्नल पे भी थोड़ी देर पहले रुके हैं। लेकिन आप एक बात तो मानकर चलिए मीना जी, कि पार्टी में जब तक शासन नहीं होगा पार्टी में कुछ नहीं कर सकता। राजस्थान की भाजपा के अंदर पिछले कुछ समय से जो घटनाक्रम चले वो पार्टी के लिहाज से राजनीतिक रूप से अच्छे नहीं थे, और जिस तरीके से चुनाव नतीजे आए, विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, उसमें जो जिन कारणों से पार्टी को झटके लगे वो सबको मालूम है, हमको भी मालूम है कि क्या क्या योगदान रहा। तो उन सबको दुरुस्त करने के लिए एक ऐसे कद्दावर और सख्त नेता की आवश्यकता है जो इस तरह की कार्रवाई कर सके। उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई की शुरुआत की, और एक बात है, आप किसी बड़े नेता को इंगित करके कोई काम कर दीजिए, आपका छोटे लेवल का जो नेता है ना वो अपना सही हो जाएगा। जब इस बात को सोचेंगे कि इन बड़े नेता को इन्होंने नहीं छोड़ा तो हमारी क्या क्या हसर होने वाला है, इसको ये एक फंडा है, राजनीति का ही फंडा है और सामाजिक फंडा भी है। आप किसी परिवार के किसी बड़े आदमी को कर दीजिए तो नीचे तक बच्चे तक भी कुछ दोस्त हो जाएंगे, ये भी एक स्थिति है। और वो राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आए हैं, राजस्थान के प्रभारी के रूप में आए हैं, अगर उन्होंने इस तरह की बात किया तो कोई बेईमान नहीं, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। उनको पार्टी को दुरुस्त करना है, आगे की स्थिति संभालनी है और ये हालत पैदा करने हैं कि भाजपा आगे के चुनावों में धरतापूर्वक लड़ सके, सारी बातें कर सके। अब सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। मैं जैन साहब की एक बात से मैं थोड़ा, हालांकि सबके अलग अलग विचार हैं, मेरे अलग है, श्याम सुंदर जी का अलग है, हालांकि श्याम सुंदर कह दिया कहते कि आप वो भजन लाल जी के बारे में भी आकलन करना, इतनी जल्दी आकलन करना, अब वो थोड़ा करने लगे। देखो अफसरशाही तो सब जगह काम करती है, चाहे कहीं हो, ये कम होता है। तो शुरू में या आपको ध्यान हो तो योगी आदित्यनाथ के लिए जो इस समय सबसे प्रखर और प्रबल चीफ मिनिस्टर भाजपा के, उनके लिए सेंट्रल से ब्यूरोक्रेसी भेजी गई थी वहां, कि जो पहली बार जो मिनिस्टर बने थे। वो बात अलग है, ये उनका व्यक्तित्व है, उनकी अपने आप ही आई है वही तो उसी का भी आई है। हाँ, उसको ही तो मैं कह रहा हूँ, मैं उसी के बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो एक अलग बात है। योगी आदित्यनाथ जी तेजी से स्पीच पकड़ गए और अफसरशाही को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो शुरू में ये भी उनको भी कोई सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था योगी आदित्यनाथ को, इसलिए सेंट्रल ने उनके लिए इस तरह की बात करी। ये स्थिति यहाँ है। अब ये कुछ कारण हो सकते हैं, तो आदमी की नेचर भी होती है किस तरीके से क्या काम करता है, लेकिन काम वो सब हो रहे हैं जो बीजेपी की केंद्रीय हाईकमान जो चाहता है, सारे काम हो रहे हैं और आउटपुट मिलना शुरू हो गया है, मिलना शुरू आगे भी मिलता रहेगा, मेरा ये मानना है। और इस तरह की कार्रवाइयों से हम चर्चा भले ही कर लें, लेकिन भाजपा के अंदर कोई इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भाजपा अपने हिसाब से काम करेगी और आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि और सख्त कार्रवाई इसमें होंगी अगर कोई आदमी इसमें मुखालफत करने की कोशिश करेगा। एक बात मैं बता दूं आपको, अब मीणा साहब, किरोड़ीलाल जी मीणा ने भले इस्तीफा दे दिया, अब धीरे धीरे नरम हो रहे हैं। आपके स्टेटमेंट आप उनके देखिए, अब पहले जैसे हार्डनेस नहीं उनके स्टेटमेंट्स में। बिल्कुल कोई कारण रहे हो, इसका मतलब अब कांग्रेस में बीजेपी में सबसे बड़ा अंतर क्या है भाई, बात कह के बात नहीं खत्म करूंगा बात, कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, वो बड़ी हार्ड है और बड़ी सख्त है, जिसका कोई असर नहीं होता।
कांग्रेस की लीडरशिप में थोड़ी कमजोरी है, और इवन झगड़े भी राजस्थान में भी बहुत हैं। अब इनको अपने झगड़े तो देखे नहीं जाते, और अब गोविंद जी अपने झगड़ों को तो दरकिनार कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ निगाह कर रहे हैं। तो ये और राजनीतिक रूप से तो ठीक है, उनको करना चाहिए, लेकिन इसका कोई फायदा किसी को, ना तो नुकसान होगा ना किसी को फायदा होगा। फायदा जनता को क्या होगा भीमराज जाखड़ जी, सवाल ये है। इस तरह की बयानबाजी करके कांग्रेस के अध्यक्ष जनता को क्या देंगे? सरकार के सामने जनता के मुद्दों को विपक्ष उठाए, बनिस्बत इसके कि आप विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के घावों पर मिर्च लगाएं। देखिए मीना जी, जनता के मुद्दे विधानसभा में विपक्ष के होने के नाते कांग्रेस में विधानसभा खत्म हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, और तब भी उठाए, अभी भी उठा रहे हैं। और सरकार इसके अंदर, अभी राजीव जी ने कहा, मैं आपको अभी भी कहना चाहता हूँ, लाइट, पानी और बिजली के लिए, इसके स्वास्थ्य के अंदर सरकार का फेलियर साफ नजर आया। कोई से देख लीजिए आप, चिकित्सा सेवा का हाल देख लीजिए, बिजली का हाल अपने सबने देखा है, और पानी का देखा है। अभी बारिश के अंदर हाल देखिए, गाँव के अंदर तो और बुरा हाल है। गांव के अंदर तो इतना बुरा हाल है कि भारी बारिश के कारण जो पोल उखड़ गए, लाइनें उखड़ गई, वो 3-3 दिन लाइटें नहीं आ रही है। और जब गर्मी थी तो बुआई के अंदर जब लाइट की जरूरत थी, वो लाइटें 3-3 दिन नहीं मिला करती थी। ये हालात तो ही है। तो इसलिए हम कहना है, सरकार का जो जनता के मुद्दे हैं कांग्रेस ने उठाए हैं, और जनता के मुद्दों के लिए बता रहे हैं कि बीजेपी जब खुद का अपना मैनेजमेंट नहीं सुधार सकती, वो जनता के लिए क्या करेगी। और रही बात भजन लाल जी की, तो भजन लाल जी को खुद कोई नॉलेज नहीं है। सारी पर्ची आती है दिल्ली से, क्या होता है, एक मुख्यमंत्री भजन लाल जी, एक मिनी मुख्यमंत्री सुधांशु पंत है। आपकी पर्ची दिल्ली से नहीं आती है क्या? आपकी पर्ची दिल्ली से नहीं आती है क्या? आपकी पर्ची और कहीं से आती है क्या? 25 सितंबर वाली पर्ची को भूल गए क्या आप? सर जी बता रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहे हैं। फिर आप आपकी पर्ची दिल्ली से नहीं आए, इनकी पर्ची दिल्ली से आए तो दिक्कत हो रही है आपको, और आपकी हमारे को दिक्कत इस चीज है कि जनता के काम नहीं हो रहे। जब आप वाले कल्चर को अपना लिया ना, जब आप एक बताइए, जनता हॉस्पिटलों में मर रही हो, पानी और बिजली मिल नहीं रही हो, तो क्या करेंगे? और एक सेकंड राकेश जी वशिष्ठ कह रहे थे कि भरतपुर का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। राकेश जी वो शायद ध्यान नहीं है। भरतपुर के अंदर 125 सरसों मिल थी, 100 तो वहां बंद हो गई हैं, और 25 बंद होने की कगार पे हैं। यदि आपको हो तो पता कर लेना। 38% क्या कह रहे हैं? सरसों ऑयल मिल, 125 सरसों ऑयल मिल थी भरतपुर के अंदर, जिसमें 100 तो बंद हो गई हैं और 25 बंद होने की कगार पे हैं। उसका कारण के अंदर सरकार की नीतियां हैं। जो इंपोर्ट ड्यूटी 38% थी, उसको घटा के 5% कर दिया, क्योंकि बाहर से पाम ऑयल और सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट होता था। उसको 2 चंद पूंजीपतियों को ठेका दे दिया, इसलिए बर्बाद होने की कगार पे हैं। इसलिए कुछ नहीं है भरतपुर को सिर्फ। और आप पढ़ लेना, और यदि डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। मैं जबानी जमा खर्च नहीं करता। और 10,000 के करीब लेबर थी जिसको बेरोजगार कर दिया। ये सरकार के हालात है। भरतपुर को कुछ नहीं मिला। और जो मैडम इन्होंने समझौते किए हैं, यमुना जल समझौता है, उसका वो समझौता इनका फेलियर हो गया। आज उसका जो एमओयू था, जो जनता के सामने लाना चाहिए था, वो एमओयू आया नहीं। हरियाणा ने साफ शब्दों कह दिया के बाद जो पानी बचेगा वो हम देंगे। और दूसरी बात, जो ईआरसीपी का समझौता था, वो भी वो धरातल पे ला नहीं पाए। और उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ पानी पीने का और इंडस्ट्रीज का मिलेगा, एग्रीकल्चर के पानी का उसके अंदर कोई समझौता है नहीं, और न इन्होंने जनता के सामने रखा है। और की रही बात किसानों की बात और कर देता हूं मैं। हाँ रुकिए, फसल बीमा योजना है जिसमें किसान आज भी तरसते हैं, और नया उस किसानों के लिए केंद्र के बजट में जिक्र है और नया राजस्थान के बजट में जिक्र है। मैं जाखड़ जी को एक बात कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा लंबी नहीं कहूंगा, कि ये आप जो सरसों की मिलों का जो मुद्दा उठा रहे हैं ना, दिसंबर से जब से मैं इसमें पार्टिसिपेट करने लगा हूँ, तब से सुन रहा हूँ मैं आपसे। आपको मैं उठाएंगे बताइए, तो एक बात बोलना नहीं चाहिए क्या? बोलना मेरी बात अरे पिछली बार में हमने सरसों जब 7,000 रुपए तक बिकी, बोलेंगे तो इसका मतलब नहीं, तो इसका मतलब आप हो रहा है अभी तक सुनवाई नहीं है, ये चीज तो आप मान रहे हो, इसका मतलब मुद्दा सही है। 125 8 महीने बंद हुई मिले, अब सुनोगे तो सही ना? 8 ही महीने बंद हुई क्या? नहीं शासन तो आपका ही था पहले। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। शासन तो आपका ही था पहले पूरे 5 साल। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एक्साइज ड्यूटी 38% थी, जिसको घटाकर 5% कर दिया, और पाम ऑयल, सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल पे जो थी इंपोर्ट ड्यूटी, उसको घटाया गया, जिसके कारण ही और किसानों को उससे नुकसान हुआ है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, और ये नुकसान भरतपुर का जिक्र है, तब मैंने आपको कहा है।
अरे ऐसा आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। मैं आपको नहीं गलत आंकड़े नहीं है। अरे बात सुनो वशिष्ठ साहब, अरे मैं सुनो ना, मत पढ़िए। अरे आप बोल रहे मेरे आप सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको ये कहा है कि मैं भी डॉक्यूमेंटली बात कर रहा हूँ। आप कहोगे तो मैं बाई मेल या बाई पोस्ट भिजवाने का मुझे भीमराज जी आपने बोला, सुन भी लीजिए। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि दिसंबर से और अप्रैल के महीने तक सरसों की आमद यहाँ नहीं होती है। उस समय मिल ऑटोमेटिकली कम आमद होती है, इसलिए मिल बंद होती है। जून के महीने से जब सरसों की आमद शुरू हो जाती है, अरे सुनो ना, मेरे खुद की खेती है, पर मैंने जो बात कही है वो सुनिए मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंपोर्ट ड्यूटी के कारण बंद हुई है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, और आप एक काम से पिछले साल का सरसों रेट चेक कर लीजिए और इस बार का चेक कर लीजिए। आपको आप डाटा लेके आइए और भीमराज जी सुनिए भी तो प्लीज। आप सुनो सही, आपकी चलो मैं आपकी बात मान ली, आपकी बात मैं नहीं मान ली। अरे बात सुनो ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। भीमराज जी समय का सम्मान करिए। बात सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। आपकी बात मैंने मान ली, हालांकि है नहीं, पर मैं मान रहा हूँ आपकी बात को। सरसों यहाँ नहीं आ रही है, बाहर जा रही, यही है ना आपका कहना। पर श्रीमान जी, मिल तो भरतपुर में लगी हुई है, आगरा मथुरा में नहीं लगी हुई इतनी मिल है। तो मैं और क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने यही तो कहा है। मैंने सरसों कब मिलेगी? फिर बात को आप समझ नहीं पाए। सरसों तो दिल्ली भरतपुर के अंदर ही है। मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड, राजस्थान की 50% सरसों भरतपुर डिवीजन में होती है, और सरसों अनुसंधान के अंदर भी भरतपुर के अंदर है, और सबसे ज्यादा सरसों थी। और वहां की मैं आपको जो कह रहा हूँ कि 125 ऑयल मिल थी जिसमें 100 बंद हुई है। मैंने ये भीमराज जी राकेश जी एक बात बोल रहे हैं। भीमराज जी राकेश जी एक बात समझ नहीं पाए, या आपके पास डाटा नहीं है। नहीं भीमराज जी वो ये बोल रहे हैं कि दिसंबर से लेकर आज तक पिछले 8 महीने में आपने कई बार ये बात रखी है। वो ये बोल रहे हैं, भीमराज जी ये बोल रहे हैं राकेश जी। अब राकेश जी की पूरी बात जब तक नहीं हो आप बीच में मत बोलिएगा, और राकेश जी प्लीज संक्षेप में बोलिएगा। उसके बाद राजीव जी आपके पास आ गए। हाँ, मई के बाद जब उसका मॉइस्चर कम हो जाता है सरसों का, तब वो पलाई शुरू होती है। हम लोग भी जहाँ एक साथ सरसों का, हम यहाँ भरतपुर में खाते हैं सरसों का तेल, तो हम भी जो जब खरीदते हैं जून के महीने में या जुलाई के महीने में खरीदते हैं, जबकि रेट उस समय पलाई ज्यादा होती है, सरसों का प्रोडक्शन, सरसों के तेल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसलिए रेट कम होती है, इसलिए उसको खरीदते हैं। ये केवल सरसों, इस कारण तो ये केवल ये एक कारण नहीं हो सकता कि सरसों को टैक्स की वजह से यहाँ बाहर जा रही हो, यहाँ नहीं आ रही हो, पलाई नहीं हो रही हो, इसके और कोई कारण है। लेकिन ये कहना गलत है कि आपकी 150 में से 125 बंद होगी। अब भी जितनी बड़ी, 1 सेकंड, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और राजनीति से संन्यास लेने की कसम खाता हूँ। मुझे लगता है आप बीजेपी के वफादारी मत कीजिए, और जाके मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, मीना जी मेल आईडी दीजिए। नहीं मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। 125 100 बंद हुई है, और बीजेपी का प्रवक्ता बनने की कोशिश कीजिए, झूठे आंकड़े मत कीजिए। या आपको पता नहीं है, या तो डाटा लेके बात कीजिए, या बगैर डाटा झूठ बोलने का नाटक बंद कीजिए। नहीं सही कह रहा हूँ मैं, आप झूठ बोलना और बीजेपी की वफादारी बंद कीजिए। आप हो सकते हैं बीजेपी के वफादार, पर आप झूठ बोलना बंद कीजिए। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अखबार की कटिंग आपको दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं राजीव जैन जी के पास जा रही हूँ, दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। राजीव जैन जी मुद्दे से भटक गए ये दोनों वरिष्ठ लोग, और दोनों का ही मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन समय की सीमा होती है, इसलिए प्लीज आप लोग इस विषय पे हम क्लोज करेंगे बात को। राजीव जी को श्याम जी का एक रिएक्शन लेके। राजीव जी, सवाल ये है कि एक पिछला पूरा टेन्योर कांग्रेस पार्टी का निकला कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतरकलेश है। कांग्रेस पार्टी आज वही बीजेपी के लिए अब नैरेटिव बनाना चाहती है, जो कि कोशिश भी है। बीजेपी के भीतर जो कुछ भी हो, अभी खुलकर कुछ भी सामने नहीं आया, 1-2 विधायकों का जो आपने जिक्र किया उसके अलावा। भले ही चर्चाएं कितने भी नामों की चल रही हो, किसी ने आके नहीं कहा मुझे राज्यसभा जाना था या मुझे नहीं भेजा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राजनीति संकेतों से चलती है, लेकिन ऐसा कोई संकेत भी राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया ने नहीं दिया है कि भाई उनको नहीं भेजा तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे में ये जो तख्ता पलट की, मतलब ये इस तरह की नैरेटिव विपक्ष बना देगा, उससे सत्ता पक्ष का नुकसान हो जाएगा।
नहीं मीना जी, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन विपक्ष का तो काम है, वो नैरेटिव बनाएगा कि ये सरकार स्थिर है, कभी भी बदल सकते हैं। क्योंकि परिस्थितियों को हम देखें कि मुख्यमंत्री जो बने और एक पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ताकतवर नेता, मतलब कहीं ना कहीं डोटासरा जी का इशारा उस तरफ भी था, क्योंकि वसुंधरा जी ने अभी पिछले दिनों मेवाड़, उदयपुर कई जगह की यात्राएं की, उनके पीछे भीड़ भी लगी, उनके साथ विधायक काफी गए 8-10, और बाकायदा मीडिया में वो विधायकों के नाम दिए गए, उनके फोटो जारी किए गए। यदि आपने देखा हो कि कौन कौन विधायक है, कौन बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता के, वो एक राजनीति में होता क्या है, हाव भाव भी काम करते हैं, किस रूप में काम करते हैं। अब शिकायतें होती हैं कार्यकर्ताओं, ये तो तय बात है, कोई सी भी सरकार रहे, कहीं सब लोगों को राजी या संतुष्ट तो नहीं कर सकती। तो कुछ लोग नाराज भी होते हैं, काम नहीं होते, तो वो असंतोष धीरे धीरे किस रूप में पनपता है। तो भाजपा तो ऐसी केंद्रीय नेतृत्व है, जैसा राकेश जी कह रहे थे, बहुत मजबूत है और बहुत हार्डकोर है। पिछले समय में हम देखें तो पिछले कई राज्यों के मुख्यमंत्री रातों रात भी बदले गए हैं। हम इस चीज को भी देखें, उनकी कार्यशैली जो केंद्रीय नेतृत्व की है, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, कई राज्य हो, मतलब जिस ढंग से बदले गए, और जो बड़े कद्दावर नेता थे उनको मुख्य पे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाना, तो ये पार्टी का मतलब मजबूत केंद्रीय नेतृत्व भी दर्शाता है। लेकिन वो बदलने में भी देर नहीं करते, क्योंकि हम उनका पिछला जो कार्यशैली है और राज्यों में जो अपनाई उन्होंने, उसको देखें। तो यहाँ मेरा यही कहना है कि भजनलाल जी अभी कोई फेल नहीं हुए, लेकिन समय निकलता जा रहा है, 1 साल बहुत जल्दी आ जाएगा, नवंबर में समय निकलता जा रहा है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, राजीव जैन जी, आपके मुताबिक अब उनको थोड़ा नजर आना चाहिए, उपस्थिति अपनी दर्ज करानी चाहिए, लेकिन जो मुद्दे केंद्र के स्तर पर हल होने हैं, उनको अगर वो उन पर ध्यान देंगे, उनमें वो कोई स्टेटमेंट देंगे, तो वो अपना जो मुख्यमंत्री के रूप में काम करना है। आई एम श्योर श्याम सुंदर शर्मा जी, मुख्यमंत्री को तो सीधा सीधा निर्देश ये होगा कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में जो आपके काम है वो संभालिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का बजट अभी 31 जुलाई को पारित हुआ है। अगर बजट 31 जुलाई को पारित हुआ है तो धरातल पे आने में समय तो लगेगा, और फिर फरवरी में नया बजट फिर दोबारा 2025 का शुरू हो जाएगा। तो ये बजट कोई महत्वपूर्ण नहीं होगा। देखिए, आप भले ही कुछ भी करें, सड़क बनाने की डीपीआर बन पाएगी, सड़क नहीं बन पाएगी, लेकिन आज जो पैच वर्क है वो तो होगा। देखिए, बार बार कह रहे हैं कि हम कितने 5 साल में 53,000 किलोमीटर के वो बना देंगे नेशनल हाईवे का, जो सड़कों वाली बात की, लेकिन अभी तो डीपीआर ही बना पाएंगे। अभी देखिएगा कि जल जीवन मिशन को क्या, अभी देखिए ईआरसीपी के मामले को लेकर जो लिंक परियोजना बनी है, अभी जल आयोग के अधिकारियों के सामने दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की बैठक हुई थी। मध्य प्रदेश ने डीपीआर ही बना के नहीं दी, मना कर दिया, डीपीआर ही नहीं दे रहे। अभी विवाद सुलझा नहीं है, अभी विवाद विवादित बना हुआ है। अब राकेश जी को पता है कि इनके जिले को पानी बहुत जल्दी मिलने वाला नहीं है, जो सोच रहे कि मिल जाएगा। ये तो देखिए पुरानी, अभी देखिए कहना अलग बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश अपनी तौर तरीका अपनाए हुए है, राजस्थान कह ही नहीं पा रहा है। अभी देखिए उनके, अभी जल संसाधन मंत्री परसों ही कह रहे थे कि दिल्ली में अभय कुमार जाके आए, केंद्रीय जल। अब ये समझौता क्या हुआ अभी तक सामने आया इसलिए नहीं है कि विवादित है, इसलिए समझौते को सामने लाने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे मुख्यमंत्री, और खट्टर तो कह के चले गए जयपुर में, आपने देखा। तो देखिए, फिर आपको शेखावटी राजनीति की तरफ आना चाहता हूँ वापस में, कि शेखावटी की राजनीति में भीमराज झाकड़ साहब चले गए, उन्होंने भतीजे को ले लिया, और भतीजा कांग्रेस में आने के बाद धाड़ रहा है आजकल। और देखिए चाचा की हालत खराब है। चाचा कह के आया था कि देखिए मैं तुम्हारे गलत धंधों को भी पनपाने में सहयोग करूंगा, अब तुम ध्यान रखना, नहीं तो अब तो मेरे साथ स्थिति खराब मत करना। तो देखिए, आपने एमपी के चुनाव में स्थिति खराब करी है, एमपी के चुनाव में फिर भतीजा जीत गया और चाचा फिर देखता रह गया। तो देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति में आप देखिए, आप मैं कहूँ राजेंद्र राठौड़ असली बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। ये तो दिखेगा कि दिग्विजय सिंह के हुआ करते थे, और उसके बाद चंद्रशेखर जी के चेले थे, और भैरू सिंह जी के जमाने में ये ज्वाइन करा इन्होंने। और देखिए ललित जी की जो बार बार बात आ रहे थे, ललित जी, और देखिएगा कि जस्टिस गुमानमल लोढ़ा मुख्यमंत्री के दावेदार हुआ करते थे। जब अटल जी आए थे, लक्ष्मी विलास होटल में बैठक हुई थी, तो भावड़ा जी, देखिए अटल जी ने कहा कि मेरी मन की बात कह सकता हूँ क्या,
और देखिए कि आज वसुंधरा जी कुछ भी नहीं है, उनकी माता जी के कहने पर भैरू सिंह जी को बिना विधायक के मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो देखिए ये तो राजस्थान का अलग तरह का, शेखावटी के नेता कुछ भी नहीं होते तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये अपना किस्मत की बात है, क्योंकि देखिए भैरू सिंह जी भी वहीं से थे, और भैरू सिंह जी कभी एक जगह से चुनाव नहीं लड़े, बदल बदल के चुनाव लड़े, कभी बनी पार्क से लड़े तो कभी आमेर वो देख वहाँ छपड़ा से चले गए, कभी गंगानगर चले गए, कभी हार गए, कभी जीत गए। तो भैरू सिंह जी का अपना जमाना हुआ करता था। और जगन्नाथ पाड़िया जी का तो पता ही नहीं था मुख्यमंत्री बन गए थे, शिवचंद माथुर का पता ही नहीं था मुख्यमंत्री बन गए थे। तो मुख्यमंत्री के भाग्य में अगर किसी के लिखा है तो कभी भी पर्ची आके बन सकता है, जो हरियाणा में हुआ। और पर्ची तो गोविंद सिंह डोटासरा की भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अध्यक्ष कौन बनना नहीं, देखिए अभी मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, अभी क्या प्रदेश अध्यक्ष रह पाएंगे क्या? मुझे तो अभी शंका प्रकट हो रही है, क्योंकि देखिए सचिन पायलट लखनऊ में बोल के आए, अभी देखिए दिल्ली में भाषण दे के आए, ये तो जयपुर में भाषण दे रहे थे, वो दिल्ली में जंतर मंतर में भाषण दे रहे थे। तो अभी तो देखिए किस्मत का खेल, पुराना 5 साल, अभी 4 साल बाकी है, 4 साल संघर्ष के हैं। तो सचिन पायलट को फिर दे सकते हैं कि भाई संभालो राजस्थान, बाद में देखी जाएगी कौन किसका क्या होता है। अभी अशोक गहलोत अभी तक आराम कर रहे हैं, अभी तक वो राजनीति के जिस तरह से आने थी, महासचिव कब बनेंगे नहीं बनेंगे अभी पता नहीं। तो बड़ी राजनीति में बदलाव आने की बात है कांग्रेस में। अभी गोविंद सिंह डोटासरा मोरे बुलवा रहे, दरअसल राजनीतिक शुचिता तो कायम रहनी चाहिए। आप सबकी बात से मुझे जो समझ में आ रहा है, हालांकि राजनीति में इस तरह के हमले, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, घावों पर मिर्च भी लगाई जाती है, लेकिन एक मिनिमम जो कहते हैं ना राजनीतिक शुचिता कायम भी रहनी चाहिए। और ऐसे में अपने से वरिष्ठ नेताओं का विधानसभा के भीतर या विधानसभा के बाहर, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, राजनीति में हमलों की भी एक सीमा होनी चाहिए। और हमले करते समय अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो वापस तीर हमारी तरफ नहीं आएंगे। एक बात में एक लाइन में कहना चाह रहा था, देखिएगा कि विधानसभा में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम नकेल कसेंगे पेपर लीक के मामले, तो गोविंद सिंह डोटासरा की स्थिति पता नहीं क्या होगी, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। जिस तरह से मदन दिलावर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इसलिए वो राजेंद्र राठौड़ को जरूर, जिस तरह से उन्होंने कहा था विधानसभा में कि 900 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ और बहुत कुछ हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें अंदर पर्दे के पीछे छिपी हुई है। अब उपचुनाव में कितनी बाहर आएगी वो तो समय ही बताएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज़ 24 पर हमारा ये सिलसिला हर शाम 6 बजे मरुधरा की बात में रहता है। आपके सुझाव हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। हमारे पैनलिस्ट से आप सवाल भी पूछ सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।